सुप्रभात विद्यार्थियों। इस वर्ष 9वीं कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम में व्याकरण विभाग में शब्द और पद इस विषय का समायोजन किया गया है। आज हम इसी विषय में जानकारी हासिल करेंगे। शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरा सोचिए, यदि शब्द ना होते तो मनुष्य का जीवन एक मूक प्राणी के समान होता। यदि शब्द ना होते तो हम एक दूसरे के विचार कैसे समझ पाते, एक दूसरे की भावनाओं, उनके दुख दर्द को कैसे समझते। इन्हीं शब्दों की उपयोगिता कविता की चंद पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगे। शब्द ना होते इस जग में क्या कुछ कर पाते हम, कैसे बिन शब्द सीखते भाषा और कैसे कुछ बोल पाते हम। बिन शब्द कैसे करते भाव व्यक्त और कैसे होता मार्गदर्शन। बिन शब्द के ज्ञान के क्या दूजों से अनुभव साझा कर पाते हम। क्या बिन शब्द बन पाते वाक्य रचमाला और क्या अपना ज्ञान बढ़ा पाते हम। तो विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है और भाषा शब्दों से बनी है। आइए पहले शब्द और उसकी विशेषताएं समझ लेते हैं। शब्द, हम सब लोग अपनी अपनी भाषाओं के अनगिनत शब्दों से परिचित होते हैं तथा इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आटा, कुर्सी, मेज आदि हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इन शब्दों की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। उदाहरण के लिए कोयल शब्द कैसे बना है? विभिन्न ध्वनियों के मेल से बना है। ये ध्वनियाँ क्या होती हैं? स्वर और व्यंजन, इन्हें मिलाकर क्या बनती हैं? ध्वनियाँ बनती हैं। तो कोयल शब्द कैसे बना है? क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ। तो कोयल शब्द इन ध्वनियों के मेल से बना है। इसी प्रकार से एक और शब्द लेते हैं, गणेश। गणेश शब्द कैसे बना है? ग जमा अ जमा ण जमा ए जमा श जमा अ। तो गणेश शब्द इन ध्वनियों के मेल से बना है। कहने का अभिप्राय यह है कि शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से ही होती है, परंतु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल से शब्द नहीं बन सकता। यदि हम इन्हीं ध्वनियों का क्रम ओ जमा क जमा अ जमा ल जमा अ कर दें तो इससे बना शब्द ओकल होगा। और यदि श जमा अ जमा ण जमा अ जमा ग जमा अ की ध्वनियों को जोड़ दे तो इससे बना शब्द शनेग होगा, जिनका हिंदी में कोई भी अर्थ नहीं होगा। अतः शब्द के लिए यह बात जरूरी है कि उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। शब्द की परिभाषा, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे सुंदर, कमल, घर, मनुष्य आदि ये सभी वर्ण समूह किसी निश्चित गुण, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। अतः ये सभी क्या हैं? ये सभी शब्द हैं। आइए अब शब्द की विशेषताएं जान लेते हैं। पहली विशेषता है, शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। यह शब्द की पहली विशेषता है। शब्द विभिन्न ध्वनियों जैसे कि स्वर तथा व्यंजन के मेल से बनते हैं। ये स्वर और व्यंजन ध्वनियां विभिन्न अनुक्रमों में आकर शब्द की रचना करती हैं।
उदाहरण, पहला उदाहरण लेते हैं। स जमा अ जमा फ जमा अ जमा ल जमा अ, क्या बना? सफल। दूसरा शब्द है फ जमा अ जमा स जमा अ जमा ल जमा अ, फसल। अगला उदाहरण देखते हैं। फ जमा अ जमा ल जमा अ जमा स जमा अ, क्या बना? फलस। चौथा, ल जमा अ जमा स जमा अ जमा फ जमा अ, ये क्या बना? लसफ। उपरोक्त हमने 4 उदाहरण जो हैं दिए हैं, उन चारों उदाहरणों में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से जो पहले 2 शब्द हैं वो क्या बने थे? सफल और फसल। ये हिंदी के शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपने अपने निश्चित अर्थ हैं, परंतु उदाहरण तीसरे और चौथे में बने शब्द क्या हैं? फलस और लसफ। ये हिंदी के शब्द हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदी में इनका कोई भी अर्थ नहीं है। अतः जिसका कोई अर्थ नहीं है वह शब्द ही नहीं है। तो ये शब्द की पहली विशेषता थी। अगली विशेषता जान लेते हैं। शब्द भाषा की सार्थक या अर्थवान इकाई है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनियों का ऐसा मेल, ऐसा अनुक्रम जिसका भाषा में कोई अर्थ हो वही शब्द कहलाता है, और जिसका कोई अर्थ ही ना हो वो शब्द है नहीं है। तो शब्द जो है वो भाषा के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, तो शब्द भाषा की सार्थक या अर्थवान इकाई है। अगली विशेषता जान लेंगे। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। हम सभी जानते हैं कि शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। पहले शब्द बनते हैं, फिर हम उनका प्रयोग किस में करते हैं? वाक्यों में करते हैं। जब ये वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये वाक्य के नियमों से बंध जाते हैं। इसके लिए जो शब्द हैं वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है, लेकिन ये तभी तक स्वतंत्र होते हैं जब तक कि हम इनका प्रयोग किस में नहीं करते? वाक्यों में नहीं करते। अगली विशेषता जान लेंगे। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द नहीं कहलाता। शब्द तो वाक्य के नियमों से मुक्त होता है। उसका इस्तेमाल हम कोश में भी कर सकते हैं, क्योंकि वह एक स्वतंत्र इकाई है। तो इसका अर्थ क्या है? शब्द की सत्ता, जो उसकी सत्ता होती है वह वाक्य से बाहर होती है, वाक्य के अंदर रहकर नहीं, वाक्य से बाहर होती है। क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द नहीं रहता, वह कुछ और ही बन जाता है। शब्द तो वाक्य के नियमों से मुक्त होता है, यानी कि आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कोश में भी कर सकते हैं, शब्दकोश, डिक्शनरी, क्योंकि वह एक स्वतंत्र इकाई है, वह बंधी हुई इकाई नहीं है। वह कौन सी इकाई है? वह स्वतंत्र इकाई है। अगली विशेषता जान लेंगे। शब्द ही किसी अर्थ को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, यानी कि असलियत प्रदान करते हैं, वास्तविकता प्रदान करते हैं, उसकी सजीवता स्थापित करते हैं। जैसे कमल कहने से एक फूल का बोध होता है। यदि हम कमल बोलते हैं तो कमल हमें किसका बोध कराता है? एक फूल का बोध कराता है। अगली विशेषता, शब्द भाषा का वैभव है, संपदा है, यानी कि उसकी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि शब्दों के द्वारा ही हम अपनी क्रियाओं को, अपने कार्यों को और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। इसलिए शब्द भाषा का वैभव है, संपदा है। शब्दों के द्वारा ही हम अपनी क्रियाओं और भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं
एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। क्या समझे हम कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। एक वर्ण भी शब्द ही होता है, जैसे न, आ, व, ये भी शब्द हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने शब्द के बारे में पढ़ा था। अभी हम पद के बारे में भी जान लेते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में वचन, लिंग, कारक आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द स्वतंत्र ना रहकर पद की संज्ञा पाता है। जैसे मोहन सोता है, शेर दहाड़ रहा है। इसे समझ लेंगे। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों जैसे कि वचन, लिंग, कारक इत्यादि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो उस समय वह शब्द शब्द नहीं कहलाता, बल्कि वह क्या हो जाता है? वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह पद की संज्ञा पाता है। जैसे मोहन सोता है। अभी विद्यार्थियों, यदि हम मोहन शब्द अकेला लिखेंगे तो वो क्या है? शब्द है। लेकिन जब हमने उसे वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, जैसे कि मोहन सोता है, तो वहां पर वो मोहन शब्द क्या हो गया? वो पद बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, शेर दहाड़ रहा है। यदि हम शेर और दहाड़ ये शब्द दोनों अलग अलग लिखेंगे तो वो क्या हैं? शब्द हैं। लेकिन यहाँ हमने इन दोनों शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया है, तो ये दोनों शब्द क्या हैं? ये शब्द यहाँ पर क्या बन गए हैं? पद बन गए हैं। हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। यही शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर पद का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कमल तालाब में खिलता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अभी हमने पहले पढ़ा था शब्द। शब्द कैसे बने थे? विभिन्न ध्वनियों से बने थे, वर्णों से बने थे। और जब शब्द बन गए तो हमने उसे किस में प्रयुक्त किया? वाक्यों में प्रयुक्त किया। यही शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर किसका रूप धारण कर लेते हैं? पद का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण, कमल तालाब में खिलता है। यदि हम कमल, तालाब और खिलना ये तीनों शब्दों को एक एक करके अलग लिखेंगे तो ये क्या है? ये शब्द हैं। लेकिन जब हमने उनसे एक वाक्य बना दिया है, क्या कमल तालाब में खिलता है, तो क्या बन गए? वे ही शब्द जो है यहाँ पद बन गए हैं। दूसरा उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरता है। यदि हम पेड़, पत्ता, गिरता इन शब्दों को अलग अलग लिखें तो ये तीनों क्या होंगे? शब्द होंगे। लेकिन हमने यहाँ वाक्य में इनका जो है प्रयोग किया है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें विभक्ति चिन्ह लग गया है। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है, ये क्या बन गया? पेड़ शब्द यहाँ आकर पद बन गया है। तो पद आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं? कि जब शब्द वाक्यों में जब प्रयोग हो जाते हैं तो वे शब्द शब्द ना रहकर क्या बन जाते हैं? वे ही शब्द पद बन जाते हैं। अब इसकी विशेषताएं भी जान लेंगे। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह वाक्य के नियमों में बंध जाता है। जब हम कोई शब्द वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? उसकी स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाती है और वह वाक्य के जो नियम होते हैं उनके अंदर बंध जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है?
कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है। प्रकार्य कहेंगे तो एक्शन, काम करना, तो वह कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है। कोई कर्ता का कार्य करता है, कोई कर्म का कार्य करता है। उदाहरण से हम जो है इसे समझ लेंगे। पहला उदाहरण है, रमेश ने सुरेश को किताब दी। दूसरा, सुरेश ने रमेश को किताब दी। अब यहाँ दो वाक्य है, रमेश ने सुरेश को किताब दी। यहाँ रमेश और सुरेश दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। यहाँ पहले वाक्य में रमेश जो है कर्ता का कार्य कर रहा है। कैसे? रमेश ने सुरेश को किताब दी, तो काम करने वाला यहाँ कौन है? रमेश। वो किसका कार्य कर रहा है? कर्ता का कार्य कर रहा है। और दूसरे में क्या हुआ? सुरेश ने रमेश को किताब दी। अब दूसरे वाक्य में कर्ता कौन बन गया? सुरेश, क्योंकि सुरेश ने क्या कार्य किया? सुरेश ने रमेश को किताब दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरे वाक्य में सुरेश किसका कार्य कर रहा है? सुरेश जो है कर्ता का कार्य कर रहा है और जो रमेश है वो यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहा है। नंबर 3, शब्द जब वाक्य में आकर कोई प्रकार्य करने लगता है तब वह शब्द नहीं रह जाता बल्कि पद बन जाता है। शब्द जब वाक्य में आकर कोई प्रकार्य यानी कि कोई कार्य करने लगता है तब वह क्या नहीं रह जाता? शब्द नहीं रह जाता बल्कि क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जब कोई पढ़ाने का कार्य करता है तो उसे कौन सा पद मिलता है? अध्यापक का पद मिलता है। कोई इलाज करता है तो उसे डॉक्टर का पद मिलता है। और यदि कोई खाना बनाने का कार्य करता है तो उसे रसोइये का पद मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पद का निर्धारण प्रकार्य से होता है। प्रकार्य मतलब कि उसके कार्य से होता है। मीरा, मोहन ये व्यक्तियों के नाम हैं जो कि उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। एक तो ये व्यक्तियों के नाम है, दूसरा दोनों का लिंग अलग है। मीरा स्त्रीलिंग है और मोहन यहाँ पुल्लिंग है। लेकिन जब दोनों अध्यापन का कार्य करते हैं, मतलब अध्यापन मतलब पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो वे क्या बन जाते हैं? अध्यापक बन जाते हैं। और यहाँ अध्यापक क्या है? पद है। यानी जिसका जो प्रकार्य वही उसका क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द ध्वनियों के मेल से बनने वाली भाषा के अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई हैं। जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं? वे विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और यह भाषा के अर्थवान यानी कि सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता है, एक तो सार्थक और दूसरा स्वतंत्र इकाई है। नंबर 2, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे शब्द रह जाते हैं? नहीं, वे बन जाते हैं पद। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। नंबर 3, वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद प्रत्येक शब्द कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है। अतः प्रकार्य के आधार पर ही तय किया जाता है कि वह कौन सा पद है। अभी हम इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे शब्द और पद में अंतर। आपने शब्द भी सीखा, पद भी सीखा। अभी इसके बाद इन दोनों में अंतर क्या है वो समझ लेंगे। पहला अंतर, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है। शब्द वर्णों के स्वतंत्र सार्थक इकाई है। पहला क्या है? शब्द की जो सत्ता होती है वो वाक्य से बाहर होती है। वह वर्णों की स्वतंत्र और अर्थवान यानी कि सार्थक इकाई है। दूसरी तरफ पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। अभी दूसरा अंतर जान लेंगे। स्वतंत्र होने के कारण शब्द का प्रयोग कोश में किया जा सकता है,
जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं, इसके लिए हम उनका उपयोग किस में कर सकते हैं? हम उनका प्रयोग जो है कोश में भी कर सकते हैं, यानी कि हम डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पद का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाक्य के नियमों में बंधे होने के कारण पद का प्रयोग कोश में नहीं हो सकता। तीसरा अंतर जान लेंगे। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, लेकिन पद का जो है हम व्याकरणिक परिचय जानते हैं। वह जो है व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ होता है। अगला अंतर जान लेंगे। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई भी संबंध नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। लेकिन पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। तो ये हमने क्या जान लिए? ये हमने शब्द और पद में अंतर जान लिए। तो बच्चों, आज हमने जो सीखा वो क्या था? आज हमने शब्द के बारे में जाना, पद के बारे में जाना, और फिर हमने उसके अंतर को भी समझा। तो इस प्रकार हमने जाना कि वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के यानी कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, उनके क्रमबद्ध और सार्थक, जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, मेल को हम शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा भी है, ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। दूसरा, शब्द भाषा के अर्थवान इकाई है। जो शब्द होते हैं वे भाषा के अर्थवान, मतलब इसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, अर्थवान इकाई है। तीसरा, वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई है, क्योंकि वह किससे बाहर है? वाक्य से बाहर है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। चौथा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे शब्द नहीं रहते, बल्कि क्या बन जाते हैं? वे पद का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? पद का रूप ले लेते हैं। अगला, शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और इसकी जो स्वतंत्रता होती है वह समाप्त हो जाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा के अर्थवान इकाई है। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द किसकी? भाषा की स्वतंत्र इकाई है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही हम पद कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही हम पद कहते हैं। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से शब्द और पद समझ में आ गए होंगे, इनका अंतर भी पता चल गया होगा। अभी आपको थोड़ा सा प्रश्न अभ्यास है जो कि आपको करना है, और प्रैक्टिस के लिए आपको ये जरूर करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शब्द किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको समझाया, ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और इसे आपको कुछ शब्दों के उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, जैसे कि राम, मोहन, सीता, ये सब क्या हैं? ये शब्द हैं। दूसरा, पद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब जब शब्दों को हम किस में प्रयोग कर लेते हैं? वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? शब्द ही पद का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको उदाहरण लिखना है। और तीसरा प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है वो यह है, शब्द पद के रूप में कब बदल जाता है? अभी भी मैंने आपको बताया, अब आपको सोच समझ कर लिखना है, उदाहरण देकर शब्द और पद का अंतर स्पष्ट करना है, और आपको कम से कम
दो जो है इसके अंतर आपको स्पष्ट करने ही हैं। परीक्षा में भी आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्द और पद बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।